नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। पंडित नेहरू का 12 साल का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। सबसे लंबे वक्त तक पीएम पद पर बने रहने का ये रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कर लिया है। पीएम मोदी का 4399 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे छूना किसी भी नेता के लिए ख्वाब जैसा होगा। तो आज़ाद भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद बांसुरी स्वराज की मौजूदगी में झंडेवाला मंदिर में सुबह पूजा अर्चना की गई। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद 9 जून 2024 को ही उन्होंने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में पीएम पद की शपथ ली थी और उनके सत्ता में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। हालांकि नेहरू 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार 3 बार 2014, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। पीएम मोदी की इस खास उपलब्धि पर देश और दुनिया भर में बधाइयां मिलती हुई नजर आ रही हैं। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण की यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। अमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इतिहास उन्होंने रच दिया है। पंडित नेहरू का 12 साल का प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहने का जो रिकॉर्ड था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए मानी जा रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत के इतिहास में 2 ही प्राइम मिनिस्टर हुए। एक अपने खुद को लोगों के द्वारा इलेक्टेड है और एक लोगों के द्वारा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बाहर करके सत्ता में आए थे। तो नेहरू जी ने सरदार पटेल को बाहर निकाल के अपने सत्ता में बैठे थे और मोदी जी जनता के द्वारा चुन के आए थे। तो ये डिफरेंस जो है आज एक बार फिर से साबित हुआ कि एक आदमी जो कठोर परिश्रम करके इस सीट पे पहुंचा है और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेहरू जी के बारे में तो सबको पता है कि 16 वोट तो पटेल जी को मिले थे, लेकिन गांधी जी के चलते उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और उस टाइम आजादी का जो माहौल था उसके चलते उन्होंने 2 बार चुनाव जीता था। अदरवाइज तो कोई ऐसा चांस नहीं था जिसके नाते वो चुनाव जीत जाते जी। लेकिन तो जिस तरीके की लगता है कि एक पब्लिक के द्वारा चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर और एक किसी की कृपा से बना हुआ प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के रिकॉर्डों की बराबरी नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस बड़ी उपलब्धि की हम बात कर रहे हैं और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसका जश्न मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि होने के साथ साथ ही ये जनता के विश्वास को भी दर्शाता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही 3 बार एनडीए की बहुमत से सरकार बनी है और जिस तरीके से एनडीए ने प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन आगे बढ़ा है, उसको लेकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो जनता का भरोसा है वो कायम है और उसकी प्रकाष्ठा साफ तौर पर देखने को मिली है। जी, एक बात सोचिए कि जिस बंगाल में पिछले 50 सालों से किसी भी पार्टी का परचम नहीं लड़ा है, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी जीत रहे हैं। केरल में खाता खुल रहा है, तमिलनाडु में वोट परसेंट बढ़ रहा है, कर्नाटका में सरकार है, पूरे भारत में सरकार है जी। तो एक बात मान के रखिए कि मोदी जी का जो प्रदर्शन है वो ये साबित कर रहा है कि वो किसी के मोहताज नहीं है और उनके नाम पे लोग वोट डालते हैं और वोट पड़ते हैं। तो इस देश की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण जो मोदी जी ने किया वो आने वाले समय में एक श्रेष्ठ रूप, आने वाले 50 सालों के बाद भारत को मोदी के नाम से ही जाना जाएगा। ये बात मेरी नोट कर दीजिए। बिल्कुल। 10-15 साल के बाद जब कोई क्लिप देख रहा होगा तो वो जरूर कहेगा कि किसी ने बताया था कि ये मोदी का भारत है और उन्होंने इसको अचीव किया है। उसके ऊपर जनता का जो भरोसा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि किसी भी नेता को वो पॉपुलैरिटी और वो चीजें हजम नहीं हुई। फैसले कोई गलत हो सकते हैं, लेकिन आज तक जनता को ये माना जाता कि मोदी जी का इंटेंशन कभी गलत नहीं रहा है। जिसका फायदा ये है, नोटबंदी रही हो, चाहे 370 रहा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मैटर हो, चाहे राम मंदिर का मैटर आया हो, चाहे जो भी फैसले उन्होंने लिया हो, जनता ने बढ़ चढ़ के
उनका साथ दिया है। तो ये बात साबित करता है कि मोदी जी जनता से कनेक्ट करते हैं और जनता का भरोसा है उनके ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी आप। और जिन फैसलों का जिक्र आपने किया, मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड है कि जब इतना लंबा कार्यकाल कोई प्रधानमंत्री इतने लंबे कार्यकाल तक रहता है तो कहीं ना कहीं कई बड़े फैसले, कई ऐतिहासिक फैसले लिए जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तो हम बात करें तो कई ऐसे फैसले लिए गए जिनको लेकर बड़े बड़े जो थे वो संशय में पड़े हुए थे कि उन फैसलों का क्या असर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में साबित हुए और जनता का जो भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर था वो और ज़्यादा सुदृढ़ होता गया और ज़्यादा मजबूत होता गया। चाहे नोटबंदी का जिक्र आपने किया जिसको लेकर विपक्षियों ने काफ़ी निशाना साधा, लेकिन जनता का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहा। उसके अलावा कई बड़े बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर जो लिया गया, जिसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही पूरे देश भर में हुई और बच्चे बच्चे ने उनकी सराहना की। तो इतने बड़े बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए, इतने ऐतिहासिक फैसले लिए गए और यही वजह है कि ऐसा प्रधानमंत्री और इतना लंबा कार्यकाल चलाने वाला जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश ने अब तक नहीं देखा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर अब हमारा देश इसका गवाह बन गया है। जी, मैं वही बात बता रहा था कि 3 बार से जनता के द्वारा चुने जाने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई असर नहीं पड़ना और इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि मोदी जी के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो बहुत सॉफ्ट टारगेटेड होते हैं और धीरे धीरे लिए जाते हैं। जैसे आप एजुकेशन पॉलिसी को लेके रख लीजिए, लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जिस हिसाब से धीरे धीरे वो एजुकेशन पॉलिसी में शिफ्ट कर रहे हैं तो वो एक सोची समझी रणनीति है। वो उन्हें पता है कि इस देश में मैं 40 साल से किसी प्रोफेशन में हूँ, 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैं सुबह कंप्यूटर टीवी खोलता हूँ, 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 10 सवाल है मैं 10 मिनट पढ़ाता हूँ और 20 मिनट फालतू का ज्ञान देता हूँ, ठीक है। और वो टोटल सब्जेक्ट 30 नंबर का होता है। तो वो 10 लाख लोगों को प्रभावित करने वाले 10 टीचर जो हैं उनके भी सिलेबस को मोदी जी जो चेंज किया है वो काबिले तारीफ है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि एजुकेशन के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर भी बहुत सारे चेंजेज होंगे जिसका विरोध धीरे धीरे होगा। आप भारत के वकीलों का देख लीजिए, उसका भी धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी सिचुएशन जो है वो मोदी जी चेंज करेंगे और जिसका विरोध नहीं होगा। एक नेता की खासियत यही है कि पूरे अच्छे फैसले का भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर और उसको भी अच्छे ढंग से मैनेज करने की कला जो मोदी जी में है, इसीलिए जनता का भरोसा है उनके ऊपर। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू 12 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक इतिहास रच दिया है और इतिहास के पन्नों में अब स्वर्णिम अक्षरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हमेशा के लिए जाना जाएगा कि इतने लंबे कार्यकाल तक वो प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहे और कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले भी उन्होंने लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सपा कार्यालय में आज अहम बैठक हुई। सुबह 11 बजे पार्टी के बड़े नेता आज इस महत्वपूर्ण बैठक में जुटने वाले हैं। तो 2027 चुनावी रणनीति पर चर्चा हो सकती है, संगठन और राजनीतिक मुद्दों पर मंथन होगा। बैठक पर राजनीतिक गलियारों की नजर टिकी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन अहम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश मुख्यालय में सुबह 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी संगठन, आगामी राजनीतिक रणनीति, विधानसभा चुनाव की तैयारियों और विभिन्न जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तो सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और संगठन से जुड़े प्रमुख चेहरों की मौजूदगी रह सकती है। हाल के दिनों में प्रदेश की राजनीति में बड़ी गतिविधियों और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा लगातार अपनी रणनीति को धार देने में जुटी हुई है। ऐसे में इस बैठक को पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि संगठन विस्तार, बूथ स्तर की तैयारियों और सरकार के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। राजनीतिक जानकारों की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं क्योंकि इससे निकलने वाले संदेश आने वाले दिनों की सियासत की दिशा तय कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जहां उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। फ्रांस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को विशेष आमंत्रित नेता के रूप में सम्मेलन में बुलाया है और भारत ने उनकी यात्रा की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। हालांकि अब तक मोदी और ट्रंप के बीच किसी द्विपक्षीय बैठक की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों नेताओं के G7 सम्मेलन में आमने सामने आने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अगर ये मुलाकात होती है तो भारत अमेरिका व्यापार,
रक्षा सहयोग, वैश्विक सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हाल के दिनों में ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए भारत के साथ मजबूत संबंधों की बात कही है। वहीं फ्रांस में आयोजित होने वाला ये G7 सम्मेलन वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा चुनौतियों और भू राजनीतिक हालातों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या G7 सम्मेलन के दौरान मोदी और ट्रंप के बीच कोई अहम बातचीत होती है या नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपने करीब 225 विधायकों के टिकट काट सकती है। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा को अपने कई मौजूदा विधायकों और नेताओं के प्रदर्शन पर भरोसा नहीं रह गया है, जिसके चलते बड़े स्तर पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रयागराज की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार बदलने की चर्चाएं हैं और यही फॉर्मूला उन लोकसभा क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है जहां 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को सफलता मिली थी। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जनता में बढ़ती नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों के कारण भाजपा के कई विधायक खुद भी चुनाव लड़ने को लेकर आशंकित हैं। वहीं भाजपा ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे सपा की राजनीतिक बयानबाजी बताया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी को जनता का पूरा समर्थन है और उम्मीदवारों को लेकर फैसला संगठन तय करेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। वहीं तमिलनाडु की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष ने AIADMK के उन 21 विधायकों के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई करने से इंकार कर दिया है जिन पर अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी कि TVK का समर्थन करने के आरोप लगाए जा रहे थे। दरअसल सत्तारूढ़ DMK ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की थी कि इन विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए और सदन में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि फिलहाल उनके पास ऐसी कोई ठोस सामग्री नहीं है जिसके आधार पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इस फैसले के बाद तमिलनाडु की राजनीति में बहस तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश बता रहा है। तो आपको बता दें कि अभिनेता विजय की पार्टी TVK के राजनीतिक विस्तार और आगामी चुनावों को लेकर पहले से ही चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में AIADMK विधायकों के कथित समर्थन का मुद्दा राज्य की राजनीति में नया मोड़ लेकर आया है। आप सभी की नजरें इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या इस मामले में कोई नई राजनीतिक हलचल देखने को मिलती है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों से जुड़ी 2 बच्चे नीति को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद अब सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए 2 से अधिक बच्चे वाले अभ्यर्थियों पर लागू प्रतिबंध खत्म हो जाएगा। इससे पहले राज्य में एक निश्चित तिथि के बाद 2 से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए पात्रता प्रभावित होती थी। सरकार का कहना है कि बदलते सामाजिक और प्रशासनिक परिदृश्य को देखते हुए इस प्रावधान की समीक्षा की गई, जिसके बाद इसे खत्म करने का निर्णय लिया गया। माना जा रहा है कि इस फैसले से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को राहत मिलने वाली है जो पहले इस नियम के कारण सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे। विपक्ष ने इस फैसले को लेकर सरकार से सवाल भी उठाए हैं, जबकि सरकार इसे रोजगार के अवसरों को व्यापक बनाने वाला कदम बता रही है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इस निर्णय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में इस फैसले के प्रभाव और इसके प्रशासनिक परिणामों पर भी नजर बनी रहेगी। वहीं भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सेना ने करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत से 300 अतिरिक्त K9 वज्र स्वचालित हॉवित्जर तोपें खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इन अत्याधुनिक तोपों की तैनाती पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के पास की जाएगी, जिससे सेना की लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। K9 वज्र को भारत में लार्सन एंड टुर्बो और दक्षिण कोरिया की कंपनी हनवा एरोस्पेस के सहयोग से तैयार किया जाता है। ये 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेलेड होवित्जर तोप है जो दुर्गम इलाकों और युद्ध जैसी परिस्थितियों में तेजी से तैनात की जा सकती है। भारतीय सेना पहले ही 100 K9 वज्र तोपों को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है और इनके प्रदर्शन को काफ़ी प्रभावी माना जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी आर्टिलरी खरीद परियोजनाओं में से एक हो सकती है। माना जा रहा है कि इस सौदे से न केवल सेना की युद्धक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि देश में रक्षा उत्पाद और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। वहीं दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत मालवीय नगर इलाके में MCD ने बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई हाल ही में एक इमारत में लगी भीषण आग के बाद की गई, जिसमें अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोप सामने आए थे। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में कई इमारतों का निरीक्षण किया गया और नियमों के विरुद्ध पाए गए निर्माणों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की गई है। MCD अधिकारियों के मुताबिक अवैध निर्माण न केवल शहरी नियोजन के लिए चुनौती है, बल्कि आग जैसी आपात स्थितियों में लोगों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है।
इसी को देखते हुए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया और कई अवैध हिस्सों को हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी तरह के नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि भवन निर्माण के दौरान सभी आवश्यक अनुमतियां और सुरक्षा मानकों का पालन करें। आग की घटना के बाद प्रशासन अब पूरे इलाके में सुरक्षा और निर्माण नियमों की समीक्षा कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं मथुरा के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास बड़ा हादसा हो गया जब अचानक बदले मौसम की वजह से मंदिर के गेट नंबर 5 के पास गली में ऊपर से एक छज्जा टूटकर गिर गया। इस हादसे में 8-9 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके बाद अफरा तफरी मच गई। घायलों को इलाज के लिए वृंदावन के नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा बांके बिहारी मंदिर के पास हुआ, जहां निजी इमारत का जर्जर छज्जा अचानक से टूटकर गिर पड़ा। अचानक लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त छज्जे पर बड़ी संख्या में बंदर बैठे हुए थे। छज्जा पहले से ही काफ़ी कमज़ोर था, जिसकी वजह से अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गेट नंबर 5 की गली से श्रद्धालु आते जाते दिखाई दे रहे हैं। इस हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए और घायलों का समुचित उपचार करवाने और घायलों के परिजनों से संवाद कर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए गए। तो सीएम ने श्रद्धालुओं से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इस मामले में जिला प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर रोज मथुरा के जिलाधिकारी बांके बिहारी जी के मंदिर के आसपास की व्यवस्थाएं देखने का दावे करते हैं और निरीक्षण के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं, लेकिन मंदिर के आसपास की कुंज गलियों में बने जर्जर मकानों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। वहीं एशिया में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में स्थित केशम द्वीप और बंदर अब्बास के पास सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिकी सैन्य हितों को कथित खतरे और एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने के बाद की गई। हमलों के बाद ईरानी मीडिया ने केशम द्वीप और बंदर अब्बास क्षेत्र में विस्फोटों की पुष्टि की है। वहीं ईरान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हालांकि अधिकांश हमलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया और बड़े नुकसान की कोई तत्कालीन पुष्टि नहीं हुई है। इस घटनाक्रम में होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव को और बढ़ गया हुआ दिखाया गया है, जिसका असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा या कूटनीतिक प्रयास हालातों को संभाल पाएंगे। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने अब उग्र रूप ले लिया है। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें सामने आई हैं। हालिया झड़पों में कम से कम 11 लोगों की मौत और 70 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके प्रशासन की तरफ से JAAC पर प्रतिबंध लगाए जाने और विधानसभा में आरक्षित सीटों के मुद्दे को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शनकारी राजनीतिक अधिकारों, स्थानीय प्रतिनिधित्व और आर्थिक मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालातों को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और कई इलाकों में सख्त निगरानी रखी जा रही है। मानवाधिकार संगठनों ने भी स्थिति पर चिंता जताई और संवाद के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और प्रशासन किसी भी नई अप्रिय घटना को रोकने के लिए अलर्ट मोड पर है। वहीं भारत ए ने श्रीलंका ए के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ए के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़ते हुए जीत की नींव रखी। गायकवाड़ की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत भारत ए ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में श्रीलंका ए की टीम लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गई। हालांकि अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करते हुए मैच को अपने पक्ष में मोड़ दिया। मुकाबला इतना रोमांचक रहा कि नतीजा आखिरी क्षणों तक अनिश्चित बना रहा, लेकिन भारत ए ने अंततः 8 रन से जीत हासिल कर ली। तो ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी और शतकीय पारी इस जीत की सबसे बड़ी खासियत रही। वहीं गेंदबाजों ने दबाव की स्थिति में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत ए ने श्रृंखला में अपना आत्मविश्वास और मजबूत किया है। युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने भी टीम प्रबंधन को प्रभावित किया है और आने वाले मुकाबलों के लिए टीम का मनोबल बढ़ाया है। वहीं देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है।
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून के बिहार और मुंबई समेत कई अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार में मानसून जल्द दस्तक दे सकता है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में भी मानसूनी बारिश का इंतजार खत्म हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी के कारण मानसून को गति मिल रही है और आने वाले दिनों में कई राज्यों में व्यापक बारिश दर्ज की जा सकती है। इस बीच पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है और परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं, तो जल्द ही इसका दायरा और विस्तृत होगा। किसानों के लिए भी ये राहत बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई मानसून की बारिश पर काफी हद तक निर्भर करती है। देश भर के लोग अब मानसून की अगली प्रगति का इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।